और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल बैठक ले रहे हैं। चिकित्सा विभाग की बजट से पहले ये बैठक ली जा रही है। स्वास्थ्य संबंधित परामर्श और सुझाव के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर उसको सीपीआर मिल जाता है तो उसको बचाया जा सकता है, और इसको हम आज प्रदेश में अगर एक मूवमेंट के रूप में लेके आते हैं और अधिक से अधिक जो हमारे नागरिक हैं उनको हम सीपीआर की ट्रेनिंग, बहुत साधारण सी ट्रेनिंग होती है, अगर करवा देते हैं तो एक हमारे पूरे देश में एक मॉडल के रूप में भी हम उभर के आएंगे और हम अपने प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको इस तरीके की जो अप्रत्याशित जो उनकी मृत्यु हो सकती है उससे भी हम बचा सकते हैं। इन बातों के अलावा मैं विश्वविद्यालय के संबंध में जैसा कि आपको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने पिछले बजट में एक अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म एक्सेलेंस सेंटर एक दिया है, और हम लोग पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको न केवल प्रदेश में बल्कि देश में एक सर्वश्रेष्ठ और अनूठा हमारा ये पंचकर्म सेंटर विकसित हो, और इसको हम मेडिकल टूरिज्म के साथ जोड़ के देख रहे हैं ताकि हम केवल देश में नहीं बल्कि विदेश के जो आने वाले जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको भी हम सुविधा उपलब्ध करवा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी जिन्होंने संबोधित किया, आपने जो बहुत ही बहुमूल्य सुझाव आपके दिए हैं, मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो हमारी सीएमओ कन्वेंशन हॉल में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हैं, और अगर आप लिखित में या आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो वो आपका जरूर ले लेंगे, और ईमेल के माध्यम से हम जरूर आपके सुझाव तो ले ही रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना उद्बोधन हम सबको देवें। मैं उसके पर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना उद्बोधन देवें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी हमारे मुख्य सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण और सभी इस विषय से जुड़े हुए मेडिकल से संबंधित विशेषज्ञ, आज बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट से पूर्व चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई और निश्चित रूप से आपने उसकी काफी प्रशंसा की, और जो कमियां हैं उसको भी निश्चित रूप से और पूरी करेंगे। राजस्थान एक मॉडल स्टेट है पूरे देश में, चाहे वो फ्री दवाई हो, चाहे फ्री जांच हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे आपके कोविड का जो मुकाबला किया, हमारे यहाँ पर जो बेड वगैरह की व्यवस्था की, ऑक्सीजन का जो बहुत संकट आया उसके लिए भी आज हमारे 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ, आपने अच्छे सुझाव दिए। आपके सुझाव डॉक्टर त्यान ने अच्छा सुझाव दिया कि जो आशा सहयोगिनी है वो अच्छा काम करे, उसकी ट्रेनिंग हो। और हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज हर जिले में अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। नर्सेज के जो सेंटर आपने कहा नर्सिंग कॉलेज का, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में चरणबद्ध रूप से नर्सिंग कॉलेज खोलने की शुरुआत कर दी। 12-13 जिलों में, तो अभी 17 जिलों में इस साल हो जाएगा, बाकी और जिलों में जो शेष रहेंगे वो अगले साल में करेंगे। तो निश्चित रूप से हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज कोविड के समय, जब कोविड शुरू पहली लहर आई थी, एक भी जगह हमारे कोविड की जांच के संसाधन नहीं थे। आज हर जिले में हमारे कोविड के संसाधन है, हर जगह 1 लाख से भी ज्यादा इसकी जांच के संसाधन है। उसी के बूते हमने इनका मुकाबला किया। कोविड की जो तीसरी लहर आई, जो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आई थी, ओमिक्रॉन का बहुत हल्ला हुआ, पर हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हुए, आज हमें खुशी है 97% फर्स्ट डोज हमारी स्टेट में लगी, और दूसरी डोज भी हमारे 85% से भी ज्यादा हुई। 15-16 जिले हमारे 100% हुई। उसी से हम इस कोविड का मुकाबला कर पाए। और मेडिसिन का इनका जो भी है उसका निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल है, हमारी CSC है, PSC है, ये सारी चीजें हमारे उसी के कारण इस महामारी का मुकाबला कर पाए। आपके जो सुझाव आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना है। अब वो बजट में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आम जन के प्रति, हेल्थ के प्रति बहुत उदार है। जो आप मांगेंगे वो सब मिलेगा। यहाँ कोई ना का नहीं है, ना नहीं है। जो भी आपकी सुझाव आए आप देखना बजट में वो सब चीजें सम्मिलित होगी। इसलिए किसी ने नहीं सोचा था ये 5 लाख का बीमा हर राजस्थानी का होगा, किसी ने सोचा नहीं था। पर जो बजट आया तो लोगों को पता चला ये क्या हो गया अचानक। तो मुख्यमंत्री जी का जो भी है आम जन के प्रति बहुत स्नेह है, उसी का कारण का राजस्थान के लोग 5 लाख तक का आज जो इलाज है वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में खुशी खुशी करा के वो घर जाते हैं। आपने एक OPD की बात कही तो निश्चित। और अब खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर हैं। पीएम मोदी शहर के पाटन चेरू में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर पहुंचे। उन्होंने यहां पर ICRISAT के 50वीं वर्षगांठ की शुभारंभ की। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड टॉपिक्स के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे भारत ने अगले 25 सालों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 साल इसके लिए भी उतने ही अहम हैं। पीएम ने कहा कि आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में अपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। खिलौड़ा जी, गोदीनाका जी, वैभव गहलोत जी, आशुतोष जी और अरुणा जी और तमाम हमारे यहाँ बैठे हुए भाग लेने वाले तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के प्रबंधक व डॉक्टर उपस्थित भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि डॉक्टर नरेश तिरान, डॉक्टर शिव छरीन, डॉक्टर देवी चेटी सहित जिन लोगों ने भाग लिया उनमें से अधिकांश लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर नरेश तिरान, शिव छरीन और देवी शेट्टी साहब के तो जो प्रबंधन का काम ही बहुत बड़ा है साथ में, तो इसलिए मैंने देखा कि उनको जल्दी जाना होगा, इसलिए पहले बुलवा दिया। मालूम पड़ा वो अभी तक भी आप सबको सुन रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि कमिटमेंट किस प्रकार का है उन लोगों का भी। मैं उनके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, देवी शेट्टी जी के भी, तिरान साहब को और सरीन साहब को हम लोग टीवी में डिस्कशन भाग लेते हुए देखते रहते हैं। और बाकी लोगों ने, ये लंबी लिस्ट है, मैं उनके नाम तो क्या रिपीट करूं। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आज तो आपको सुनना था। प्री बजट के अंदर हम लोगों ने हर क्षेत्र के लोगों को बुला करके बातचीत करी है। फिर मेरे मन में विचार आया, मैंने अखिल अरोड़ा जी को कहा हमें मेडिकल और हेल्थ के अलावा एजुकेशन को भी साथ लेना चाहिए, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा महत्व है मेडिकल में भी और एजुकेशन के अंदर भी। तो उनके विचार क्या है, उनको क्या अपेक्षा सरकार से या उनके सुझाव क्या है, वो भी हम लोग जान सकें। बाकी जो कोरोना के प्रबंधन या कोरोना के पहले से हम लोगों तो 5 साल 6 साल पहले जब हमारी सरकार थी, 8 साल पहले, तब भी हम लोगों ने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट कर रखे थे। आगे बढ़ के हमने अभी चेंज योजना लेके आए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए है ये योजना। और अब बजट पेश हो रहा नया, तो हमने देखा कि उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा कि हम लोगों ने सरकार बनते निरोगी राजस्थान को लेके एक लॉन्चिंग करी थी राजस्थान में अभियान। देवी शेट्टी साहब भी आए थे और उसी रूप में कैसे प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन के थीम को लेकर आगे बढ़े, जिसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर बीमार कोई होगा ही नहीं तो बजट कम खर्च होगा सरकार का। बात वो क्यों है, बीमार हुए क्यों, फिर ये थीम
हर व्यक्ति के दिमाग में आनी चाहिए। और ये सोच करके हम लोगों ने ये तय कर रखा कि मेडिकल में और एजुकेशन में भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी देंगे, और वो प्रायोरिटी देना सामरिक सरोकार को निभाने के बराबर है, जिसके कमिटमेंट के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। सारा इंतजाम हमने अच्छा कर रखा था। थर्ड वेव आए, कैसी भी आएगी तो उसके लिए ऑक्सीजन की बात हो, और कि ऑक्सीजन के अलावा मेडिसिन के स्टॉक रखने की बात हो, सब व्यवस्था हमने कर रखी है। पर ओमिक्रॉन क्योंकि वैक्सीनेशन अच्छा हुआ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस कारण से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई, बहुत कम लोग भर्ती हुए। ये सुखद रहा और इस कारण से हम लोग बच गए। तैयारी हमारी आगे के लिए भी है और तैयारी लगातार चलती रहेगी। जैसे जैसे सुझाव आएंगे वैसे वैसे हम लोग तैयारी करेंगे। पर राजस्थान को हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर मॉडल राजस्थान, मॉडल स्टेट के रूप में हम लोग कामयाब कर रहे हैं। उस सब में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग, समर्थन, आपके सुझाव की आवश्यकता रहेगी, हमेशा रहेगी। जब भी आप चाहें, जो लोग अभी बोल नहीं पाए होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी लिख के भेज सकते हैं। इस रूप में हम चाहेंगे कि किस प्रकार इस सेक्टर को तवज्जो देते हुए और ये अभियान चलाएंगे, वापस हम लोग शुरू करेंगे कोविड खत्म होते ही निरोगी राजस्थान। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था पहला सुख निरोगी काया। सलीम साहब, आप तो राजस्थान के, आपको मालूम है, पहला सुख जो जिंदगी का है वही निरोगी काया, मतलब स्वस्थ रहना ही है। इसलिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर हमारा बजट का प्रोविजन भी ठीक रखें और उस पर कोई कमी नहीं आने दें। इसलिए चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या वो यूनानी हो, तमाम तरह की जो आयुष में कवर होती है, उन सब के ऊपर भी तवज्जो पूरी दे रहे हैं मंत्री जी भी। और हम ध्यान रखेंगे कि कैसे ये सभी आने वाले वक्त के अंदर हम लोग उसको बढ़ावा दे सकें। हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है, 3 जिले छोड़ करके। वहां भी हम प्रयास करें भारत सरकार से, और काम भी शुरू हो गया है। हम चाहेंगे कि और ज्यादा जल्दी वो काम पूरे हों, हर जिले में करीब करीब मेडिकल कॉलेज बन जाए। जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी जी ने बताया कि उदाहरण दिया कर्नाटका का। कर्नाटक में हमारे 30-35 साल पहले आपके प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम कॉलेज को। इसलिए वो संभव हुआ कि 64 कॉलेज आपने कहा वहां बनी हुई है, आबादी कम है हमसे। परंतु हमने तो 20 साल पहले, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर, मुझसे 30 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया कर्नाटका ने और महाराष्ट्र ने और तमिलनाडु ने भी। परंतु राजस्थान में हमारे ये अलाउ नहीं था। 98 में मैंने अलाउ किया, तब जाकर के आप देख रहे हो 5-10 कॉलेज जो बनी हैं वो पहली बार बनी है। इसलिए अब उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रही है, नर्सिंग भी आ रही है। और आपको सुझाव जो दिया देवी शेट्टी साहब ने, उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। काफी लोग चाहते हैं कि नर्सिंग में भी और भी विभागों के अंदर कॉलेज खुले, हम उसको और प्रोत्साहन देंगे। और सुझाव आप सबके अच्छे लगे मुझे, एक से एक बढ़कर के थे। जिन्हों सीक्वेंसिंग की बात की गई, वो मैं कहना चाहूंगा कि जून 2021 से शुरू होगी राजस्थान के अंदर। देवी शेट्टी जी ने कहा था कि लैब होना आवश्यक है, ये लैब तो बनी चुकी है। और ये मैं समझता हूं कि पहली लैब है देश के अंदर सरकारी कॉलेज अस्पताल के अंदर। बाकी पहले बनी थी, नहीं बनी, वो पहली लैब है ये। और जो एडमिट होता है पेशेंट, उस सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना कंपल्सरी किया गया है। उससे मालूम पड़ता है कि ओमिक्रॉन है या किस प्रकार का प्रॉब्लम है, या कोई नया कोई वेरिएंट तो नहीं आ गया है। चिंता ये भी थी आप लोगों को कि अगर बहुत तेज गति से फैला ये ओमिक्रॉन, तो हो सकता है ये अपना रूप बदल दे, नया म्यूटेंट कर जाए। वो चिंता भी हम लोग देख रहे थे। तो वो भी मैं समझता हूँ कि
ध्यान रखा गया है। उसके आधार पर ही हमारे डॉक्टर भंडारी और ये पूरी टीम के लोग उसको हम लोग उस रूप में ट्रीट कर रहे हैं। और बाकी हमारे यहाँ जो पुणे और कलकत्ता में है लैब वायरोलॉजी की, वो उसकी भी हमने अनाउंसमेंट कर रखा है और मैं समझता हूँ साल 1.5 साल में वो लैब भी हमारी विजिट हो गई हमारे डॉक्टरों की पुणे के अंदर, और कलकत्ता में भी बहुत एडवांस लैब है वहां पर। उस ढंग की लैब वायरोलॉजी की भी राजस्थान बनने जा रही है। इस प्रकार से हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप सबने जो आज इसमें भाग लिया उसके लिए मैं पुनः आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। Your meeting has ended. तो ये हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने बजट से पहले एक बैठक ली जिसमें तमाम चिकित्सा के अधिकारी भी मौजूद रहे। बजट की जो बड़ी बातें हैं, जो बड़ी बातें इस बैठक में रही, वो आपको बता दें। आगे बढ़कर हम चिरंजीवी योजना लेकर आएंगे, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। इसके साथ ही निरोगी राजस्थान का जो थीम है उसको भी लाया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर राजस्थान सरकार काफी गंभीर दिखाई दी। इसी को लेकर बैठक में तमाम जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उन्हें भी बुलाया गया, उनसे सुझाव लिए गए और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन किया और ये तमाम बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं। तो वैक्सीनेशन अधिकतर लोगों का हो चुका है। राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की फिर से तबीयत बिगड़ गई है। पिछले 27 दिनों से लता मंगेशकर मुंबई का ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लता मंगेशकर के डॉक्टर ने शनिवार शाम उनकी सेहत की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में हैं और डॉक्टर की निगरानी में हैं। Mangeshkar Didi is in the hospital at the Breach Candy Hospital in the ICU. She continues to be under aggressive therapy and is tolerating the procedures well at this moment. माननीय दीदी फिलहाल ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। उनका प्रोसीजर चालू है, ट्रीटमेंट चालू है और वो फिलहाल प्रोसीजर्स को टॉलरेट कर रही है। और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। मौके पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। ICRISAT के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हमें प्रेरणा प्रदान करने वाला अवसर है। हमारे संकल्प को पूर्ण करने का समय आने वाला है और 25 वर्षों के लिए नए संकल्प लेकर चलने का समय है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारे कार्यक्रमों को देखिए, उसमें भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने में और योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास की दरख्त होती है कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना। जब होगा कानून का शासन तभी विकास करेगा योगासन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले प्रचार और झांसा देने में बहुत आगे हैं। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो वो झूठ बोलेगा और अगर बड़ा नेता है तो वो बड़ा झूठ बोलेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले पर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आप इसकी अच्छे से जांच कराओ। आपकी सरकार में क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिखने पर आपने NSA लगा दिया था। आपकी सरकार ने कई दिनों तक लोगों को कस्टडी में रखा। इस मामले में भी आप इंसाफ करें।
नोएडा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग यूपी में एक बार फिर से बाहुबलियों और बेईमानों को बंधक बनाने के लिए बेचैन हैं, उन्हें निराशा मिलेगी। सपा, बसपा और कांग्रेस के सबक सिंडिकेट ने यूपी में 60 सालों तक हुकूमत की और ये हुकूमत यूपी को बीमारू राज्य के रास्ते पर ले गई। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, व्यापारी पलायन करने को मजबूर थे, दंगा फसाद करवाए गए। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब प्रदेश में पलायन पर रोक लगी और माता बेटियां सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बसंत पंचमी के मौके पर लखनऊ में भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। अनुराग ठाकुर ने कहा, यह कार्यक्रम दिखाता है कि मोदी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कैसे विकास की उड़ान भरी है। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाएं त्राहिमाम कर रही हैं। अलवर की घटना, भरतपुर की घटना सबने देखा है। मोर्चा खोलना एक अलग बात है और महिलाओं को सम्मान देना अलग बात है। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा त्राहिमाम कर रही हैं तो माताएं बहनें कर रही हैं। अलवर के मूक बधिर बालिका के साथ अनाचार का मामला हो या भरतपुर का मामला, महिलाएं राजस्थान में जो वीरांगनाओं की धरती है, ना घर में सुरक्षित, ना हॉस्पिटल में सुरक्षित, ना पब्लिक प्लेस पे सुरक्षित, इवन थानों में सुरक्षित नहीं है। शासन और प्रशासन का बेहाल इन्होंने कर रखा है। और जहां तक ये घूंघट की बात करते हैं, घूंघट हमारी संस्कृति का परिचायक है। निश्चित रूप से घूंघट नहीं होना चाहिए। जहां महिला को बांधने की जरूरत है वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने एडवोकेट्स देखी हैं राजस्थान हाई कोर्ट्स की, जो घर पे बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए घूंघट रखती हैं और कोर्ट में जाके अपने जो मुवक्किल है उनकी पैरवी करते हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत इशू है व्यक्ति का, निश्चित रूप से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसे अगर वो सम्मान के रूप में देना चाहें तो ये हमारी संस्कृति का परिचय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं को सम्मान देने की अगर आप बात कर रहे हैं तो कम से कम शांति प्रिय जीवन तो उन्हें दीजिए राजस्थान में। रुक करेंगे अगली खबर का। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के 50 विशेषज्ञों का आयुर्वेद और आयुष के प्रसार प्रचार के लिए नामांकन किया है। देश के इन 50 विशेषज्ञों में राजस्थान के वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस डॉक्टर डीएन पांडे को भी शामिल किया गया है। राजस्थान के लिए ये गौरव की बात है। डॉक्टर डीएन पांडे देश के उन चुनिंदा लोगों में शामिल किए गए हैं जो आयुर्वेद का कोविड-19 के खिलाफ उपयोग के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। राज्य सरकार के जो 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य वन विभाग ने किए, वो सब आप लोगों ने देखा है। जो फ्लैगशिप योजना राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना थी, इस वर्ष जो हमें 63 लाख घरों में पहुंचना था, पौधे पहुंचाने थे, वो हम पहुंचा चुके हैं। अब इसमें तुरंत हमारी प्राथमिकता है कि इन पौधों को लोग किस प्रकार से प्रयोग करें, जिस पर हमने पहले भी जानकारी दी थी, पर अब इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करना है और आधे परिवार जिनको हमें देना है, 63 लाख परिवार, उनकी तैयारी करनी है। तो पौधों के साथ पौधों पर ज्ञान, उनके उपयोग पर ज्ञान, दोनों ही हमने वितरित किया है, लेकिन अब हमें उसको थोड़ा प्रमोट करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।